पिछले विधानसभा चुनाव में जब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, उस चुनाव में तेजस्वी यादव ने कुछ बड़े बड़े वादे किए थे। सबसे बड़ा चुनावी वादा था 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का। अब समझ लीजिए कि अगर 10,000 रुपए महीने की नौकरी भी 10 लाख लोगों को अगर दे दी जाए तो हर महीने 10 अरब रुपए का खर्चा आएगा। बिहार जैसे गरीब राज्य के पास यह पैसा आएगा कहां से, ये कोई नेता नहीं बता रहा। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि बिहार में 35 वर्ष तक के बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए प्रति महीने का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इतनी बड़ी आबादी को हर महीने भत्ता देने के लिए बहुत पैसा लगेगा, ये कहां से आएगा। पूरे देश में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार को बनाने की कोशिश आजकल हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी वर्सेस ऑल जब होगा तब हर विपक्षी दल को नीतीश कुमार की उम्मीदवारी के सामने अपनी उम्मीदवारी, अपनी दावेदारी छोड़नी पड़ेगी अगर ऐसा करना है तो। अब देखिए कौन कौन से चेहरे हैं, किस किस चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है। जैसे अभी नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वैसे ही ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल को भी 2024 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार के रूप में इनकी भी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और ये भी चाहेंगे कि इन्हें प्रोजेक्ट किया जाए। अब जरा आप देखिए इनकी खासियत भी देख लीजिए कि होगा क्या। नीतीश कुमार की खासियत यह है कि वो हिंदी भाषी क्षेत्र से आने वाले नेता हैं जिनके पास लंबा प्रशासनिक तजुर्बा है। कमी यह है कि बार बार गठबंधन बदलते हैं और ये विश्वसनीय नहीं है। नीतीश पिछड़ी जाति के बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता सिर्फ बिहार में है। पूरे भारत के पिछड़ी जाति वोट बैंक में उनकी अपील नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप उन पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियां भी ना तो सफल है ना स्पष्ट है। इसी तरह प्रधानमंत्री पद की एक उम्मीदवार ममता बनर्जी भी है। ऐसे में वो अकेली महिला उम्मीदवार होंगी जिनके पास 42 लोकसभा सीटें हैं, जो नरेंद्र मोदी के मुकाबले चुनाव में संख्या बल के आधार पर उतर सकती है। लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित हैं और उनकी छवि गरीबों के हित में काम करने वाली नेता के तौर पर है, लेकिन भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप उनकी पार्टी पर हैं और अब भी लग रहे हैं। उनकी पहचान एक जुझारू नेता के तौर पर है, लेकिन कमी यह है कि ममता बनर्जी परिवारवाद की राजनीति में वो भी उलझ गई है। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कई बार अपने इस सपने का जिक्र डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर ही देते हैं। भाई प्रधानमंत्री बनना किसे बुरा लगेगा, सभी बनना चाहते हैं। ये ऐसा हसीन सपना है, सपने देखने पर किसी को कोई टैक्स नहीं लगता। इसलिए हमारे देश के जितने भी बड़े नेता हैं, अगर उम्र की आप बात करें तो सबसे छोटे अरविंद केजरीवाल ही हैं। मिडिल क्लास और युवा वर्ग में अरविंद केजरीवाल का प्रभाव माना जाता है। आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत छोटा है, राष्ट्रीय नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी छवि भ्रष्टाचार मुक्त नेता की बनाकर रखी है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप उनके मंत्रियों पर लगातार लगते रहे हैं। छवि तो भ्रष्टाचार विरोधी बनाई, लेकिन उनके मंत्री फंसते जा रहे हैं, नेता फंसते जा रहे हैं भ्रष्टाचार में। इस लिहाज से देखें तो विपक्ष के पास आज नरेंद्र मोदी के कद का कोई नेता असल में है ही नहीं, जो 2024 में बीजेपी को कोई भी टक्कर किसी भी हिसाब से दे सके। नरेंद्र मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल का एक खास बात यह है कि वो अकेले ऐसे रीजनल लीडर हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, जिनकी 2 राज्यों में सरकार है, यानी एक दिल्ली में और एक पंजाब में। इसके अलावा कोई भी क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय नेता हमारे देश में ऐसा नहीं है जिसने 2 राज्यों में सरकार बनाई हो। ये उनके पक्ष में जाता है। लेकिन ये जो पूरा आपके सामने ये जो एक खेल दिखाया जा रहा है आपको कि नीतीश कुमार को अगला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री पद का जो प्रधानमंत्री पद जो है 2024 में, क्या वो खुला हुआ है? क्या उसमें किसी का भी कोई चांस है? आज का आकलन यह है तमाम विशेषज्ञों का, सिर्फ मेरा ही नहीं, कि आज की स्थिति अगर आप देखें तो इनमें से किसी का कोई चांस है ही नहीं, इनमें से कोई भी नहीं बन सकता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के लिए ही इतना कंपटीशन हो रहा है, और जो सपने देखे जा रहे हैं रंगीन, वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के लिए देखे जा रहे हैं। और अगर उसका ट्रेलर आपको देखना है तो इस बार राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार जो चुना गया हुआ, राष्ट्रपति मुर्मू चुनी गई, वो आप देख लीजिए उसमें क्या हुआ, विपक्ष की क्या हालत हुई। विपक्ष अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाया। उपराष्ट्रपति का चुनाव देख लीजिए, उसमें विपक्ष की क्या हालत हुई, विपक्ष अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपक्ष एक साथ एकजुट हो ही नहीं पाया। तो जब राष्ट्रपति के चुनाव में एक साथ नहीं आया, उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक साथ नहीं आया, तो प्रधानमंत्री का जब चुनाव होगा तब ये विपक्ष कैसे एक साथ आ जाएगा। और यहां हम आपको ये बताना तो भूल ही गए कि गांधी परिवार भी तो बैठा हुआ है। सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, और सोनिया गांधी ये चाहेंगी
कि उनके बेटे को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए गांधी परिवार की पूरी कोशिश होगी कि वो अपना जो होल्ड है विपक्ष की राजनीति पर वो बना के रखें और वो यूपीए को दोबारा रिवाइव करें और यूपीए का जो अध्यक्ष है वो सोनिया गांधी जैसा कोई पुराना नेता रहे जिसके साथ सारे के सारे नेता आ सकें। और फिर सोनिया गांधी को हमेशा से ये आदत रही है कि वो बंद कमरे में तय करेंगी कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन क्या इस बार विपक्ष के इन बड़े बड़े नेताओं को ये मंजूर होगा? क्योंकि ये सारे विपक्ष के नेता कहेंगे कि मेहनत तो सारी हम कर रहे हैं, लोकसभा की सीटें सारी हम लेकर आ रहे हैं, मोदी से सारी लड़ाई हम कर रहे हैं, और हम फिर सोनिया गांधी को ये कैसे कह दें कि आप चुन लीजिए। इसलिए प्रधानमंत्री इन वेटिंग के लिए भी बहुत कंपटीशन है, बहुत अड़चने हैं, बहुत कांटे हैं। इसलिए ये जो सवाल है ये असल में अभी काफी अधूरा सा सवाल है और ये सवाल अभी परिपक्व नहीं हुआ है। यानी ये वो फल है जो अभी पका नहीं है, ये वो गांव है जो अभी बसा नहीं है और तमाम पार्टियां और नेता उस गांव में अपना हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं, जबकि गांव अभी दिखाई नहीं दे रहा, बसा भी नहीं है, अभी तो वहां प्लॉट भी नहीं कटे, लेकिन लोगों ने वहां पर अपने सपनों की बड़ी बड़ी इमारतें बना ली हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण ये है। माफी चाहते हैं कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनकी उम्मीदों की आज हमने थोड़ी हवा निकाल दी, लेकिन आज की स्थिति तो यही लगती है। अब अगले 2-3 साल में अगर स्थिति बदल जाए तो कह नहीं सकते।